Good afternoon, everyone. I am Dr. Satish, Senior Resident, Department of Medicine. नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं डॉक्टर राधिका साडा, सीनियर रेसिडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित और नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल द्वारा समर्थित राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज के कार्यक्रम में शामिल प्रत्येक इंसान का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम सभी प्रसिद्ध वक्ताओं और पैनलिस्ट्स का वार्म वेलकम करते हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस जनवाक्या का हिस्सा बनने के लिए आज हमारे साथ शामिल हुए। वी आर ऑनर टू हैव ऑल ऑफ यू विद अस। आज की टॉक आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि लोगों के मन में जो डेंगू को लेकर डर और एंजाइटी है उसे एड्रेस कर सके। डेंगू की प्रेजेंट स्थिति क्या है देश में, बच्चों और बड़ों का मैनेजमेंट और सबसे महत्वपूर्ण इसे रोका कैसे जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि आज की टॉक के बाद सबके मन में जो कॉमन क्वेश्चंस है उसे एड्रेस कर सके और डेंगू को फैलने से रोक सके। It's a moment of extreme pleasure to welcome the eminent speaker for today's public lecture. I would like to request them to join on dais. Among ourselves, we have the MS of our institute, AIMS New Delhi, Dr. D.K. Sharma. We are honored to have you, sir. Professor Dr. Sanjay Jain, Department of Medicine, PGI Chandigarh. Professor Dr. Naveed Vik, sir, Head of the Department, Medicine, AIMS New Delhi. Professor Dr. Sushil Kumar Kabra, Department of Pediatrics, AIMS New Delhi. Dr. Tanu Jain, Director, NCVBDC, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Dr. Manish Soneja, Department of Medicine, AIMS New Delhi. Dr. Anil Goswami, Department of Community Medicine, AIMS New Delhi. So now we would like to invite our respected MS sir, Dr. D.K. Sharma, to deliver the welcome to the gathering. Thank you. Esteemed faculty on the dais और सभा में उपस्थित देवी और सचिव, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप इस आज के पब्लिक लेक्चर में, जो कि डेंगू बीमारी के विषय में है, उसमें सम्मिलित हुए। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि इस पब्लिक लेक्चर का पर्पस क्या, तो पर्पस है बेसिकली ये बताना कि बीमारी है क्या, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि बचाव से अच्छी कोई चीज़ नहीं, और अगर फिर भी ये बीमारी हो जाती है तो उसको कैसे जो है जल्दी से जल्दी उसको डायग्नोज किया जाए, क्या इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, और क्या ट्रीटमेंट है, और किस स्टेज पे हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होगी। तो आज के पब्लिक लेक्चर के अंदर आप ये सब कुछ जानेंगे, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों के मन में अगर इस विषय में जो भी कुछ प्रश्न होंगे, जो शंकाएं होंगी, वो इस पब्लिक लेक्चर के बाद जो है अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो शायद हम ये पब्लिक लेक्चर के बाद अगर समय अलाउ करेगा तो हम कुछ क्वेश्चन को दे पाएंगे। मैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़ से जो हमारे इनवाइटेड गेस्ट आए हुए हैं, डॉक्टर संजय जैन, डायरेक्टर एनवीबीडीसी डॉक्टर तनु जैन, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि एक इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर एक पब्लिक लेक्चर का अरेंजमेंट किया गया इस नेशनल डेंगू डे को सेलिब्रेट करने के लिए। आपका अधिक समय न लेते हुए मैं इस पब्लिक लेक्चर के फर्दर प्रोग्राम को आगे बढ़वा दूँ। Thank you so much, sir, for those encouraging words.
So moving ahead, we'll be starting today's public lecture by a talk on diagnosis and management of dengue. For that, I would like to invite Professor Dr. Naveed Vik sir. Sir is eminent fever in the field of medicine with a special interest in infectious diseases. Sir, please. धन्यवाद। डेंगू को कैसे लड़ा जाएगा और कैसे लड़ना चाहिए और कैसे हम लड़ पाएंगे, और बार बार हम देखते हैं कि हर साल डेंगू के मरीज सभी के घर में होते हैं, अस्पताल भर जाते हैं, फिर अखबारों में बहुत आता है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डेंगू के मरीज अस्पताल में ना आए? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे मरीज ही अस्पताल में ना आए? जैसे कोविड हुआ, कोविड में हमने इतनी जागरूकता पूरे देश में, ग्लोबली सारे वर्ल्ड में इतनी जागरूकता हो गई कि मतलब अब घर घर में बच्चे बच्चे को कोविड से कैसे लड़ना है, कैसे लड़ाई करनी है। जैसे मास्क पहनना है, कोविड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मास्क पहनो। और मच्छरों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पूरी बाजू की शर्ट पहनो। तो अगर हम ये इन दो चीज़ों पे काम करें तब हम, और सफाई रखें चारों तरफ, अगर हम सफाई रखेंगे तो हम इन चीज़ों से आगे लड़ने में, पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, मच्छर को पनपने नहीं देंगे, तीसरा पूरी बाजू की शर्ट पहनेंगे, तो हम डेंगू को आराम से जीत पाएंगे। तो चाहे डेंगू हो, चाहे कोविड हो, चाहे मलेरिया हो, उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम उनको अपने साथ रखेंगे और मिलकर लड़ेंगे, तो ये मेरा काम है, सरकार का काम है, अस्पताल में डॉक्टरों का काम है, या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का काम है? किसका काम? कोविड से लड़ाई अकेले नहीं लड़ी गई, सबने मिलकर लड़ी। हर इंसान ने लड़ाई को मिलकर लड़ा। सपोज एम्स को, हमें एम्स के अंदर ही लड़ाई लड़नी है, तो हम कैसे लड़ेंगे? कोविड में सबसे पहले अफेक्ट कौन हुए? सिक्योरिटी गार्ड हुए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जितने भी थे वो सबसे पहले इफेक्ट हुए। उसके बाद हमारे सैनिटेशन वर्कर इफेक्ट हुए, फिर हमारी नर्सेज इफेक्ट हुई, फिर हमारे डॉक्टर इफेक्ट हुए। हमें ये सब मिलके लड़ाई लड़नी है। डेंगू में भी हमें सब कुछ मिलके लड़ना है, चाहे वो सैनिटेशन हो, पानी इकट्ठा ना खड़े होने देना, चाहे वो सिक्योरिटी हो कि हमारा पानी मतलब यहाँ इकट्ठा है। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई नई बिल्डिंग बन गई, हमारी बिल्डिंग ये पुरानी हो गई है, यहाँ पानी इकट्ठा है, मलबा इकट्ठा है, सबको मिलके काम करना है। अस्पतालों के अंदर मच्छर ना हो, ये हमें सब मिलके करना है। तो हमें ये लड़ाई को लड़ने के लिए हमें ये सोचना है कि आज हम जब यहाँ से जाएंगे, एक तो हम तय कर लें कि हमें डेंगू के बारे में सब कुछ पता है कि भाई इस मरीज को डेंगू हो गया तो हमें उसका ऐसे इलाज करना है। बिकॉज कोविड का भी तो अब सबको इलाज करना आता है। आज की डेट में हर किसी को कोविड का इलाज करना आता है। उसी लेवल पे हमें समझना पड़ेगा कि डेंगू का इलाज कैसे करना है। और उसके बाद हमें कोशिश ये करनी है कि डेंगू हो ही ना, मच्छर को हम पनपने ना दें। जब हम सब मिलके इसकी जिम्मेवारी लेंगे कि भाई मेरी सेहत सबसे इंपॉर्टेंट, वो स्वच्छ भारत है ना, स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत के साथ स्वाभिमानी भारत। भारत से ज्यादा मैं स्वाभिमानी होना चाहिए। जब तक मैं स्वाभिमानी नहीं होगा कि मुझे मच्छर ना काटे और ना मैं किसी को मच्छर काटने दूं, तभी मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊंगा। नहीं तो इस लड़ाई को लड़ना, फिर अस्पतालों में बाढ़ लगेगी, डेंगू के मरीज इमरजेंसी में होंगे, पूरा अस्पताल डेंगू अस्पताल बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा 10 साल पहले पूरा एम्स, मतलब पूरा दिल्ली में भर गया था बिल्कुल, और कोई मरीज भर्ती नहीं होता था। हमें बड़ा दुख होता था। इमरजेंसी में जाओ, तरह तरह के मरीज हैं, कोई डेंगू का मरीज है, कोई हार्ट फेलियर का है, कोई छोटा बच्चा बीमार है, किसी को स्ट्रोक हो गया है, किसी को ट्रॉमा हो गया है, किसी को सर्जरी की जरूरत है, ऊपर से डेंगू को भी है। तो हमें ये पैनिक नहीं क्रिएट होने देना है, पहले ही सावधानी करनी है। इसीलिए डेंगू डे पहले 16 मई को मनाया इसलिए जाता है ताकि अवेयरनेस एकदम क्रिएट हो जाए और हम इससे जीत पाए। तो हमें ये, अब मैं आपको ही बताना चाहता हूँ कि अगर डेंगू हो जाए तो लड़ाई कैसे लड़नी है। अब इस थ्रू आउट द जो डिस्कशन होगी आधे घंटे की 45 मिनट, हम ये जानेंगे कि ये होता क्या है। भाई मच्छर ने आया, मच्छर ने मुझे काटा तो फिर मुझे डेंगू होने के बाद अगर वही मच्छर मुझे काटेगा और मेरे घर में और लोगों को काटेगा तो उनको भी डेंगू हो जाएगा।
सबसे इम्पोर्टेंट ये बात दिमाग में डालनी है कि मच्छर ने मुझे काटा, अगर मैं घर में हूँ उस टाइम तो मेरे साथ घर में और वो डेंगू, औरों को भी डेंगू करेगा। तो ये अगर हम बात समझ, इसी तरह हमें अपने आप को संभाल के रखना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब मुझे डेंगू होगा तो मुझे क्या होगा, मुझे पहले 3 से 5 दिन या पहले 6 दिन बुखार होगा, और बुखार बहुत तेज होगा। अगर मुझे सीजन है, डेंगू का सीजन कब आता है, मानसून शुरू हुआ उसके आसपास सीजन आना शुरू हो जाता है। तो जब बारिश होगी, पानी इकट्ठा होगा, तो ये मच्छर मुझे दिन में काटेगा और मुझे तेज बुखार होगा, बहुत तेज बुखार होगा। और वो बुखार उन दिनों में सिर्फ डेंगू का बुखार नहीं होता, तो मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है। लेकिन ये बुखार बड़ा क्लासिकल है, बहुत तेज बुखार होता है। पहले 3 से 5 दिन बुखार होता है, फिर अगले 3 से 9 दिन जब मेरा बुखार कम होना शुरू हो जाता है, तब मुझे अपना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बिकॉज 5वें 6ठे दिन क्या होता है, मेरे प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो जाते हैं, और एक कैपिलरी लीक, जो मेरी बॉडी से फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, वो शुरू हो जाता है, और उसी से कॉम्प्लिकेशन। अगर हम पहले 5 से 7 दिन, पहले दिन से लेकर जिस दिन बुखार है और पहले 7 दिन तक मरीज का इलाज अच्छी तरह पानी पिला के करेंगे, उसको डिहाइड्रेशन नहीं होने देंगे, तब ये कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और 8वें 10वें दिन तक मरीज फिर ठीक होगा। तो हमें समझना ये है कि पहले 3 से 5 दिन बुखार, पहले 3 से 8 या 9 दिन जो क्रिटिकल फेज होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर कम होना, ब्लीडिंग होना, वो शुरू हो सकती है। उस टाइम हमें, अगर हम पानी की मात्रा ठीक रखेंगे, तो ये क्रिटिकल फेज कभी आएगा ही नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा होता क्या है, अभी मेरे सर बुखार बहुत तेज हुआ, बुखार तेज होने के साथ मेरे सर में दर्द, आंखों के पीछे मेरा दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मसल में दर्द होना, ऐसे लगता है कि बस बहुत दर्द वाला बुखार होता है, और उसमें मैं क्या करूं, कोई भी दवाई खाऊं, कोई भी दवाई नहीं खा सकता। तो जब ऐसी भी कंडीशन होती है, आपको सिर्फ पानी पीना है, पानी की मात्रा पूरी रखनी है, और क्रोसिन की गोली खानी है। तो जब बहुत सारे मरीजों को डेंगू है, तब तो मुझे समझ आ जाती है कि भाई ये सब डेंगू होगा और मुझे ऐसे इलाज करना है। उस टाइम टेस्ट की भी जरूरत नहीं, हमें टेस्ट के पीछे तब नहीं भागना चाहिए। लेकिन जब सीजन शुरू होता है, मरीज अभी आने शुरू होते हैं, बस हमने कई मरीजों को खोया, और ज़्यादा खोया शुरू में या बाद में, सीजन के शुरू में या सीजन के बाद में। कई बार हम पकड़ने में थोड़ी लेट हो जाते हैं, या मरीज थोड़ा लेट आता है हमारे पास, उसको बुखार हो गया, उसने तरह तरह की गोलियां खा ली, फिर बाद में जब बुखार का इलाज करके आया तो पता लगा डेंगू है, उसको उल्टी आनी शुरू हो गई, उसको ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, तो फिर उस टाइम हमें बचाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो टेस्ट क्या करना होता है कि टेस्ट करना है, आजकल रैपिड टेस्ट अवेलेबल है, वो पहले 4 दिन के अंदर बता देता है कि मरीज को डेंगू है कि नहीं। 5वें 6ठे दिन टेस्ट पॉजिटिविटी कम आती है, 6ठे दिन के बाद एंटीबॉडीज होती हैं, आप उनको करिए, तो अगर आ जाएं तो फिर वो डेंगू का डायग्नोसिस बनाते हैं। होता क्या है कि लोग बहुत टेस्ट के पीछे भागते हैं, और हमारा ये टेस्ट कर दो, वो कर दो। टेस्ट की जरूरत नहीं है। टेस्ट की जरूरत तभी है पैंडेमिक के टाइम, जब एपिडेमिक के टाइम या आउटब्रेक के टाइम जब बहुत लोगों को होता है, तो किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है। एक सिर्फ हमें हीमोग्राम चाहिए होता है, जिसमें हमें हेमाटोक्रिट देखना है, जिसमें हमें सिर्फ 2 टेस्ट देखने हैं। कंप्लीट हीमोग्राम वो एक सस्ता सा टेस्ट होता है, कहीं भी हो जाता है, और उसमें हमें एक हेमाटोक्रिट देखना है, हेमाटोक्रिट कितना है, और उसमें हमें दूसरा देखना है प्लेटलेट्स कितने। हेमाटोक्रिट हमें बताता है कि पेशेंट को पानी की मात्रा पूरी है कि नहीं। बीमारी में सिर्फ एक ही इलाज है, पानी की मात्रा। पानी अगर पूरा देंगे, उल्टी नहीं होने देंगे, तो कोई भी बुखार तो ठीक हो जाएगा। डायग्नोसिस बनने में चाहे 2-3 दिन लग जाए, तो पानी की मात्रा अगर हम पूरी रखेंगे तो हम उससे लड़ पाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा रिस्क में होते हैं। एक नॉर्मल आदमी को हो गया बुखार, तो चलो आपने क्रोसिन की गोली, पैरासीटामोल की गोली दे दी, पानी पिला दिया, रेस्ट करा दिया, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, बच्चों में थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, जिनकी उम्र ज्यादा होती है उनमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। कुछ लोगों को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, मोटापा है, उन लोगों में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमें ये देखना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक लोग जिनमें रिस्क ज्यादा होता है, तो हमें उनका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कुछ लोगों को ज्यादा पानी भी नहीं दे पाएंगे, किसी को हार्ट फेलियर है, तो पानी की मात्रा हमें बड़ा कैलकुलेटिवली करना पड़ता है। लेकिन डरने की इसमें कोई बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि किस मरीज को अस्पताल में भर्ती करना है। बुखार तो सबको होगा, सर में दर्द भी सबको होगा, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे उल्टी आना,
घबराहट होना, बेचैनी होना, तो कहीं से ब्लीडिंग ज़्यादा होना, तो जब ऐसे लक्षण आते हैं तब आप अस्पताल में जाइए और भर्ती हो जाइए। इमरजेंसी में जाके वो आपका टेस्ट करेंगे, आपको पानी इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे और उसकी जरूरत के हिसाब से वो आपको भर्ती करेंगे, या अगर सब ठीक है तो आपको घर भी भेज सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वार्निंग साइंस क्या है। अब पेट में ज़्यादा दर्द होना, उल्टी होना, कहीं से ब्लीडिंग होना, घबराहट होना। घबराहट जैसे ही लगे कि मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मैं उसी टाइम अपने बच्चे को, पेरेंट्स को या खुद को तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले 3 दिन बुखार है, आप उसका इलाज कीजिए, लेकिन तीसरे से 9वें दिन तक कोई भी ये सिम्टम हो, पेट में दर्द, उल्टी आना और खून की उल्टी आना या कहीं से ब्लीडिंग होना, तब हम मरीज को ले जाएं और जल्दी ले जाएं तो वो बेटर है। फिर रिकवरी फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू में तो मैं बोल रहा हूँ पानी दो, पहले 9 दिन खूब पानी पिए। रिकवरी जब आप ठीक होना शुरू होते हैं तो 8वें, 9वें, 10 दिन हमें पानी की मात्रा कम करनी पड़ती है, बिकॉज जो फ्लूइड होता है, जो पानी मैंने दिया शुरू में तो वो अंदर रहता है, बाद में वो लीक करना शुरू हो जाता है, फिर वो वापस आना शुरू। तो कई बार फ्लूइड ज्यादा, उस टाइम हमें फ्लूइड को रोकना पड़ता है। तो लोग उन दिनों में बड़ा पैनिक होता है, जी प्लेटलेट्स दे दो, प्लेटलेट्स दे दो, मेरे प्लेटलेट 20,000, मेरे प्लेटलेट 30,000, मेरे प्लेटलेट्स 50,000। तो उस टाइम प्लेटलेट्स का कोई फायदा नहीं है डेंगू में। ये हमें दिमाग में डालना पड़ेगा कि प्लेटलेट्स का फायदा नहीं है। सिर्फ पानी की मात्रा अगर हम पूरी रखेंगे शुरू से, तो पहली बात तो प्लेटलेट्स कम नहीं होंगे, अगर कम हो गए तो जल्दी ऊपर आ जाएंगे। तो जो एक पैनिक क्रिएट किया जाता है उस टाइम, प्लेटलेट्स की जरूरत तभी है जब कभी ब्लीडिंग हो रही है और हमें स्पेसिफिकली ब्लीडिंग को ऊपर रखना है। मैं अब इससे आपको टेक होम मैसेज मेरा क्या है, मेरा टेक होम मैसेज है 7 पी। अगर पी इंग्लिश का जो वर्ड पी है, उसमें पी का मतलब क्या है? पहला है पानी। पानी की मात्रा किसी भी बुखार में पूरी रखिए। दूसरी, पैरासीटामोल की गोली दीजिए, दिन में 3 बार दे सकते हैं, 4 बार दे सकते हैं। इसके अलावा कोई और तो कॉम्बिफ्लैम, फ्लेक्सॉन ये दे देते हैं, उससे उल्टी और मरीज और बीमार हो जाता है। तो हमें सिर्फ पहली बात पानी की मात्रा पूरी रखिए। दूसरी बात क्या थी? पैरासीटामोल की गोली थी। तीसरी बात क्या थी? पैनिक ना करिए। पहले 3 दिन तो मुझे बुखार कम करना है, जैसे भी बुखार कम करना। और चौथी बात यह है कि मुझे मरीज बनना। मैं उस टाइम तरह तरह का बुखार है, जैसे मैंने बोला, मुझे कई बार लोग अपना भी इलाज करना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की चीजें लेनी शुरू कर देते हैं, वो हमें उनसे रुकना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी बाजू की शर्ट पहनना और अपने चारों तरफ स्वच्छ रखना, स्वच्छता का ख्याल रखना, और पानी को और मच्छरों को ना पनपने देना, और पानी की मात्रा को पानी को कहीं रुकने ना देना। और पेशेंस रखनी चाहिए। कई बार बुखार 3 की बजाय 5 दिन रह जाता है, 5 की बजाय 7 दिन हो जाता है, कई बार दोबारा आ जाता है। तो आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में होंगे तो वो आपको समझाएगा कि ये क्या है, और उससे आपका पैनिक भी कम होगा और आप पेशेंस भी रखेंगे। फिर डॉक्टर पे आप प्रेशर डालते हो कि भाई इनको प्लेटलेट दे दो, प्लेटलेट दे दो, प्लेटलेट दे दो, तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है डॉक्टर के लिए। बिकॉज डॉक्टर को अल्टीमेटली, डॉक्टर भगवान तो है नहीं, और भगवान आजकल के ज़माने में जब कोई भी बीमारी होती है, उसमें इतनी सीवियर बीमारियां हो जाती हैं, उसमें इलाज नहीं होता, मतलब उसमें हर चीज़ का इलाज है भी नहीं। तो इसलिए पेशेंस रखना और विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट्स के पीछे ना भागना भी बहुत ज़रूरी है, और पैनिक ना करना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर फॉर एन एक्सटेंसिव टॉक। आई होप काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए हैं डेंगू को लेकर। Next, we would like to talk Professor S.K. Kabra, sir, from Department of Pediatrics, AIIMS, New Delhi. Sir has actively been involved in the management of dengue fever in children. He will be talking regarding management of dengue fever in children. नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अगले 5-7 मिनट में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेंगू होता है। बच्चों में ये क्या अलग तरीके से होता है, बच्चों को कैसे मालूम किया जाए, बच्चों में ये क्यों सीरियस होता है, और उसको किस तरीके से पहचाना जाए, क्या ट्रीटमेंट होता है, और किस तरीके से जांच होती है, किस तरीके से बच्चों को बचाया जा सकता है। आम प्रश्न होता है, क्या बच्चों में और बड़ों में डेंगू सेम तरीके से होता है या अलग अलग होता है? कुछ लक्षण क्या बच्चों में अलग होते हैं? दूसरा, बच्चों में सीरियस क्यों हो जाता है?
और बच्चों में तकलीफ ज़्यादा होती है, उसके लिए उनको हमें आईसीयू में और क्यों ज़्यादा भर्ती करना पड़ता है, किस तरीके से जांच की जा सकती है और कैसे बच्चों में क्या लक्षण होते हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है। तो पहले लीजिए कि बच्चों में क्या ये जो बड़े आदमियों में बीमारी होती है क्या उससे ये अलग होती है। बीमारी सीरियस होती है तो बच्चों में और बड़ों में वो दो तरीके से होती है। एक होता है कि जैसे डॉक्टर जीत ने बताया, जब डेंगू होता है, जब ये बुखार उतर रहा होता है 4 से 5वें दिन, उस समय खून की नलियों से पानी का रिसाव होना चालू हो जाता है और उसके कारण से क्या होता है, खून की नली सिकुड़ जाती है, उसमें जो ब्लड होता है वो सिकुड़ जाता है और उसके कारण से ब्लड प्रेशर की कमी हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि यदि किसी बच्चे में ज्यादा पानी का रिसाव हो गया तो उसका रिजर्व कम होता है और उसके कारण से उसको तकलीफ होती है। दूसरा होता है शरीर के किसी भी हिस्से से खून का बहना। यदि थोड़ा सा भी ज्यादा खून बह जाएगा तो बच्चे में रिजर्व कम होगा, इसलिए उसमें ये बात ज्यादा होगा। अब खून की नली से पानी का रिसाव हो गया, जैसे डॉक्टर विक ने बहुत अच्छी तरह बताया कि हमें पानी का पूरा प्रबंध रखना है, जिससे खून की रिसाव हो भी गया तो हम जो खून का कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, खून की नलियों में पानी की कमी हो रही है, खून गाढ़ा हो रहा है, तो उसको रोक सके। आज के दिन हमारे पास ऐसा इलाज नहीं है कि हम खून की नलियों से रिसाव को रोका जा सके। उसको ट्रीटमेंट क्या करेंगे, रिसाव रोक नहीं सकते तो हम बाहर से पानी चढ़ाते हैं। जो लोग आराम से पी सकते हैं उनको अधिक पानी पिलाते हैं, जो नहीं पी सकते हैं उनको ग्लूकोज चढ़ाते हैं। अतः अब यह है कि यदि खून का पानी रिसाव हो गया तो खून का पानी का कमी हो गया और उसके कारण से जो सर्कुलेशन है पूरे शरीर में, लीवर में, किडनी में, सब जगह कम हो जाएगा और उसके कारण से डिस्फंक्शन हो जाएगा। तो इलाज जैसे बताया कि पानी अधिक पिलाएं, आईवी फ्लूइड लगाएं और उसको हम देखते रहते हैं बार बार खून जांच करके कि खून बहुत ज्यादा गाढ़ा तो नहीं। दूसरा हुआ कि खून बहने का कारण है वो खाली प्लेटलेट की कमी के कारण से नहीं है। प्लेटलेट की कमी एक पार्ट है और वो कम बनती है या वो पूरा समय तक जीवित नहीं रहता। प्लेटलेट जो बनाता है शरीर, और जो खून जमना चाहिए वो नहीं जमता है। तो हमारे यहाँ रिसर्च से ये देखा गया है कि प्लेटलेट की मात्रा से और आउटकम में, बच्चे का ठीक होने में कोई विशेष संबंध नहीं है। पहली बात फिर दोबारा मैं दोहराऊंगा कि खून बहने का कारण खाली प्लेटलेट नहीं है। प्लेटलेट की कमी खाली होती है तब भी उसमें प्लेटलेट देने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें बहुत ज्यादा खून बह रहा होगा हाथ से उल्टी में, उसमें प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत है। लक्षण क्या होगा, अचानक से बुखार हो जाएगा, हाथ पैर सिर में दर्द हो सकता है, उल्टी की इच्छा हो सकती है और शरीर पे लाल रंग के दाने निकल सकते हैं। बच्चा सुस्त या चिड़चिड़ा हो जाता है। कई बार बच्चे के गले में दर्द होता है, लाल हो जाता है। और इसके 3 फेज होते हैं। एक्यूट फेज बुखार फेज का 2 से 5 दिन चलता है। फिर क्रिटिकल फेज, जिसमें डॉक्टर विक ने भी बताया, मैं फिर दोबारा बताऊंगा कि ये चालू होता है तो जब तीसरे चौथे दिन बुखार कम होना चालू होता है, उस समय क्रिटिकल फेज कुछ मरीजों में हो जाता है और उसको मालूम करना चाहिए। वो रिकवरी फेज है, वो 2 से 10 दिन तक चलता है। इलाज क्या होता है, पैरासीटामोल। यदि सिर्फ डेंगू बुखार है, कोई सीरियस बात नहीं है, तो खाली पैरासीटामोल देना है, पानी को पिलाना है। और यदि कोई भी तकलीफ होती है, डेंजर लक्षण होते हैं, तो तुरंत उसको अस्पताल में लेके आना है। जो डेंजर लक्षण होते हैं वो होते हैं उल्टियां होना बच्चे में, पानी के रिसाव के लक्षण मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाना, पेट दर्द स्पेसिफिकली यदि बड़ा बच्चा तो बता पाता है कि राइट साइड में ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है जहाँ लीवर होता है, और खून गाढ़ा हो जाता है या प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो अस्पताल में दाखिले की जरूरत है। और बचाया कैसे जा सकता है, मच्छर से बचाइए, पूरे कपड़े पहनाइए, आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दीजिए, बुखार होने पे खूब पानी पिलाइए, पैरासीटामोल ही दीजिए, दूसरी दवाइयां नहीं दें। यदि बच्चे को पेट दर्द बता रहा है, उल्टियां हो रही है, हाथ पैर ठंडे लग रहे हैं, सांस में तकलीफ है, तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाए। डेंगू हम सबका शत्रु है। ये
मच्छर के ऊपर डिपेंडेंट है, और मच्छर की जो कमजोर कड़ी है वो है पानी। तो यदि हम घर के आसपास पानी नहीं भरने देंगे तो सब कुछ स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। डेंगू संक्रमण के बारे में चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमें सजग रहना है कि होने ही नहीं दें, मच्छरों को होने ही नहीं दें। हो जाते हैं तो उनको तुरंत खत्म करें। जल्दी पहचान और उपचार डेंगू संक्रमण के कारण समस्याओं को रोकने में मदद कर सकता है। अतः सजग रहे, जल्दी मालूम करें। यदि उसको जरा भी तकलीफ है तो तुरंत अस्पताल में लेके आए। डेंगू से लड़ना खाली सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या आपके डॉक्टर की ही जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मच्छर पे कंट्रोल करें। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for that informative talk. It is highly essential that we have faith on our doctors and follow the advice carefully. Moving on to our next speaker, he is Dr. Anil Goswami, Additional Professor, Department of Community Medicine, New Delhi. Sir is a public health expert in the field of vector-borne disease control management. Sir will be speaking on a very important topic, that is dengue prevention and control. सबसे पहले सभागार में आए हुए सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने मेरे से पहले हमारे साथियों के बारे में, डेंगू के बारे में उनके विचार सुने, तो वो सब चीजें थी कि जब भी डेंगू का बुखार हुआ उसके क्या क्या लक्षण हुए, उन लक्षणों पे कैसे कंट्रोल किया गया, इलाज में क्या क्या सावधानियां बरती गई, तो इन सब के बारे में उन्होंने जिक्र किया। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बचाव जो है वो सबसे उत्तम तरीका है। तो अब आगे अगले 5 मिनट में बचाव के बारे में बात करें। तो मेनली जो है, मच्छरों से बचाव के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो ये कि मच्छरों का प्रजनन यानी उत्पत्ति को हमें रोकना है, वो जन्म ही ना ले। और दूसरा ये है कि जन्म ले ही लिया तो कम से कम बड़े होने के बाद हमें काटे नहीं, तो उससे हमें बचाव कैसे करना है। तो ये 2 मुख्य बातें हैं। तो जो लार्वा विरोधी उपाय हम कहते हैं कि भाई पानी में मच्छर ने ब्रीडिंग कर दिया, अंडे आ गए, लार्वा बना, बड़ा मच्छर बना, तो उसको हमने कैसे रोकना है। तो वो 3 तरह के मुख्य उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले है इन्वायरमेंटल कंट्रोल, यानी वातावरण का पे नियंत्रण रखना। आप सब जानते हैं और हर बच्चा जानता है, लेकिन जानने में और करने में बहुत फर्क होता है। सबको पता है कि पानी में मच्छर पैदा होता है, पानी नहीं इकट्ठे होने देना, लेकिन फिर भी बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में कई जगह पानी होता है और हम उसके ऊपर ज्यादा चिंतित नहीं होते, ध्यान नहीं देते, लापरवाह हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं भी हमें पानी जो है इकट्ठा नहीं होने देना। अभी आपने देखा होगा कि इस जनवरी में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा। 47 mm जो बारिश हुआ कभी भी जनवरी के पहले हफ्ते में नहीं हुई। और आजकल हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हम देख रहे हैं जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलती। तो उस टाइम लोग समझते हैं कि अब तो डेंगू का सीजन नहीं है, वो तो जो बारिशें आती हैं जून जुलाई में, उसके बाद डेंगू होगा, तो हमें तो परवाह करने की। लेकिन वो एक बड़ा मुख्य कारण था। कई 22 सालों में इतने डेंगू के केस जनवरी में, फरवरी में और मार्च में 3 महीनों में नहीं हुए जितने इस साल हुए हैं। यानी 5 गुना केस जो हैं जनवरी से मार्च तक डेंगू के हो चुके हैं। और आम आदमियों की धारणा है कि ये तो डेंगू का सीजन है ही नहीं। तो बाकी और जो चीजें हैं, जैसे कि कई बार नालियां ऐसी होती है पानी नहीं बह रहा, जहां नालियों में पानी नहीं बह रहा तो कम से कम उनको हम किसी तरह से भर दें और पानी वहां इकट्ठा ना हो, तब भी हम मच्छरों की उत्पत्ति से बच सकते हैं। कमरों में कूलर से हवा खानी तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसकी देखभाल करना वो अपना दायित्व नहीं समझते। तो में 24 घंटे हवा खाने की इच्छा रहती है, लाइट चली जाए तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन 24 घंटे में 24 मिनट
उसकी देखभाल करने में लोगों को बड़ी परेशानी महसूस होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में एक चीज आपको खास चीज बताऊंगा, जिनके घरों में कूलर है, कूलर को जब हम साफ करते हैं तो हमें अच्छी तरह जो भी उसकी चारों तरफ दीवार है टीन की, उसको साफ करना है। कोई भी अंडा कहीं चिपका नहीं रह जाना चाहिए। अच्छी तरह सारा साफ करने के बाद कम से कम आधा घंटा उसको सूखने दीजिए और उसके बाद दोबारा पानी भरिए। ये नहीं कि आपने उसको साफ किया और फौरन के फौरन जो है पानी उसमें भर दिया। तो ये खास बात याद रखने की है, उसको सुखाना जरूरी है और फिर इसको भरें। एक बात बड़ी मेन चीज देखी गई है कि हमारे सबके मोस्टली घरों में फ्रिज होता है। तो आजकल एक धारणा हो गई है कि आजकल तो अपने आप ही डिफ्रोस्ट हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे घरों में ऐसे फ्रिज हैं जिसके नीचे ट्रे लगी हुई है, डिफ्रोस्ट करना पड़ता है। हमारा ध्यान बिल्कुल उधर नहीं जाता है, क्योंकि उसको खींचना पड़ता है, थोड़ा सा दीवार के साथ लगा होता है, मेहनत होती है, और सोचते हैं कि चलो जी अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले संडे कर लेंगे। और उसमें जो है डिफ्रोस्ट तो करना पड़ता है, क्योंकि बर्फ जम जाती है। तो जब डिफ्रोस्ट होता है, पानी इकट्ठा होता है, तो मच्छर को बड़े आराम से जन्म लेने के लिए आप जो है निमंत्रण दे देते हैं, जगह दे देते हैं, आइए जी हमारे घर में पधारिए और जन्म लीजिए, पहले तो पैदा होइए और फिर हमारा जो है खून चूसिए। तो ये फैक्ट है, ये रियल है, लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है। तो हमारे जो है खास तौर पे, बुरा मत मानिएगा जो लेडीज सुन रही हैं, बड़ी एक आदत सी होती है कि घी का डिब्बा आया, खाली हुआ, चलो रख दो, कभी काम आ जाएगा। जो नीचे जगह नहीं है तो छत पे फेंक दो, बालकनी में फेंक दो। कोई पूजा वूजा की, नारियल इस्तेमाल किया, उसको फेंक दिया, ये कभी काम आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है छतों पे रख देते हैं, और जब इंद्र देवता अपना काम करते हैं उस टाइम ध्यान नहीं रहता कि भाई ऊपर पानी उनमें पड़ा पड़ा मिल जाएगा और मच्छर पैदा हो जाएंगे। तो ये एक जो है अच्छी आदत नहीं है, इसकी तरफ भी हमें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। पानी की टंकी, बहुत बार हम सोचते हैं कि हमने तो ढक्कन लगा दिया था, उसके ऊपर ईंट भी रख दी थी, और आपको पता है कि दिल्ली में बंदर कितने हैं, बंदरों ने क्या उत्पात मचा रखा है। तो हर टंकी जो है लोहे की जाली से ढकी हुई नहीं है, बड़ा मुश्किल है, कई बार संभव भी नहीं होता, खर्चा भी बहुत होता है। तो हमें जो है अपनी टंकी को, या तो आजकल चूड़ीदार टंकी आती है जिनका ढक्कन चूड़ीदार होता है, उसको बंदर के लिए खोलना मुश्किल होता है, तो ऐसा ढक्कन वैसी टंकी रखें और उनको चेक करते रहें, भाई ढक्कन लगा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें जो है मच्छर उत्पत्ति हो रही है। कई बार आप ओवरफ्लो पाइप लगाते हैं कि भाई नीचे से बटन ऑन कर दिया, अब टंकी भर गई, और अपना जब आवाज आई पानी गिरने की तो बंद कर दी। लेकिन जो ओवरफ्लो पाइप है उसके ऊपर आपको या तो पतला सा कोई कपड़ा, साड़ी का या कोई भी ऐसी चुन्नी उसके ऊपर बांधनी चाहिए, क्योंकि वहां से मच्छर घुस के उसको टंकी में चला जाएगा और आराम से अपना ब्रीडिंग करेगा। तो ये एक बहुत बहुत सावधानी वाली बात है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। और जो है टायर वगैरह ये सब चीजें आप सब जानते ही हैं, इन सबको जो है ऐसी इकट्ठे नहीं रहने देना। तो एक और इन्वायरमेंटल है कि गंदगी ना फैलाएं, और यदि आपके घर के आसपास कुछ झाड़ियां हैं, ठीक है ना, ऐसी कई चीजें उग जाती हैं, तो आपने उनको काट के रखना है। और अभी देखिए, अभी पतझड़ का समय गया है, सबकी छतों पर बहुत सारे पेड़ों के पत्ते गिरे पड़े होंगे, और कईयों ने वो साफ नहीं किए, बारिश आती है वो पत्ते गीले हो जाते हैं, उनके नीचे जो है मच्छरों को छुपने की जगह मिल जाती है, तो वो उसकी सफाई करना भी बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका है रासायनिक नियंत्रण। बहुत सारे, कई बार तो हम करते हैं कि कूलरों में टेमीफोस की दवाई डालते हैं, हमारे कॉर्पोरेशन के लोग आते हैं तो चेक करते हैं, हफ्ते के हफ्ते दवाई डालते हैं। लेकिन कई बार कूलर जो है घर छोटा होने की वजह से, खासतौर पे रीसेटलमेंट कॉलोनी में जगह नहीं होती है, वो दीवार के ऊपर फिट कर देते हैं एंगल के ऊपर, और उसको साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कूलरों में कम से कम 30 ml पेट्रोल या मिट्टी का तेल आप उसमें डाल दें, तो उसकी जो लेयर होती है उसके मच्छर सांस नहीं ले पाता, और उसकी जो लेयर की वजह से वो मच्छर जो है अंदर अंदर वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो वो एक दूसरा तरीका है, यदि आप कूलर साफ नहीं कर सकते तो, ठीक है। और जब भी कॉर्पोरेशन वाले आए उनको सहयोग दीजिए और उनसे दवाई जरूर डलवाइए। दूसरा तरीका है बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी जैविक नियंत्रण। हमारे यहाँ पे कुछ मछलियां हैं जिसको हम गंबूशिया और लेबिस्टर मछली बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टैंक होते हैं, जैसे आप बैंक्वेट हॉल में कहीं गए, या जैसे हमारे आप एम्स में भी लाइब्रेरी के सामने देखेंगे, मेन गेट के सामने देखेंगे, वो सजावट के तौर पे फुहारे लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो हम
अच्छे लगते हैं, हमने बनाए हुए हैं, तो ऐसी जगह पे हम ये 2 मछलियां डाल देते हैं, तो ये जो लार्वा को खा जाती हैं, तो ब्रीडिंग की समस्या नहीं होती, और जो है हम जो है इनके मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। एक है जी स्प्रे एंटी एडल्ट मॉस्किटो। मच्छर बड़ा हो गया, अब काटने लायक हो गया, तो अब उससे कैसे बचे? तो हम एम्स में तो हम ऐसा करते हैं कि हमने सिस्टम बनाया हुआ है कि हर हफ्ते हम घरों में जो हमारी टीमें जाती हैं और वो स्प्रे करती हैं। एक दवाई तो ऐसी है लेमडा साइलोथ्रिन, जो कि मलेरिया के मच्छर के लिए है, वो हम लगभग 3 महीने में एक बार पूरी दीवार पे स्प्रे करते हैं, ताकि उस पे जो भी कोई मलेरिया का मच्छर बैठे और वो मर जाए। लेकिन जो डेंगू के मच्छर है वो 2-2.5 फीट की सतह तक होते हैं, पलंग के नीचे, अलमारी के पीछे, फोटो फ्रेम के पीछे, पर्दे के पीछे, वो 2-2.5 फीट 3 फीट से ऊपर नहीं जाते तकरीबन। तो उनके लिए हम हफ्ते के हफ्ते स्प्रे करते हैं। तो वो जब भी हमारी टीम आए, आप सब ज्यादातर एम्स ही हैं, तो वो आप जरूर करवाएं। और यदि कोई ऐसी जगह पे कुछ बाहर के लोग हैं, बाहर रहते हैं, तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार जो भी मॉस्किटो किलर आते हैं, जैसे बड़े पुराने नाम थे, फिनिट हो गया, बेगोन स्प्रे हो गया, आजकल हिट हो गया, तो उसका यदि स्प्रे करें तो उससे मच्छर मरते हैं। बाकी जो दूसरे रेपलेंट है, गुड नाइट, नाइट क्वीन या जो भी हैं, इनसे वो ऐसे नशे में चले जाते हैं कि वो काटते नहीं है, लेकिन मरते नहीं है। और एक बात आपको बता दूं, एक मच्छर की जो जिंदगी है वो ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 दिन है। यदि आपने कहीं पे भी मच्छर की ब्रीडिंग नहीं होने दी, मच्छर को पैदा नहीं होने दिया, आपने पूरा ध्यान रखा, तो 30-35 दिन के बाद आपको इलाके में मच्छर नहीं मिलेगा आपके में। तो ये एक बात ध्यान रखने की है। और जब भी कर्मचारी स्प्रे करने के लिए आए, तो उनसे स्प्रे जरूर कराइए। एक ऐसा नियम है कि यदि किसी भी इलाके में कोई डेंगू का मरीज मिलता है, तो सरकार जो है उस घर के आसपास 40 से 50 घरों में कवर करती है और सब में जाकर स्प्रे करती है। यदि आस पड़ोस में मच्छर कहीं भी छुपा बैठा है, इन्फेक्टेड है, तो कम से कम वो बीमारी ना फैलाए। तो ये एक नियम है। और जब भी ऐसी कोई टीमें बाहर भी आती हैं दूसरी कॉलोनियों में, तो जरूर स्प्रे कराएं। अब एक है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। हमारे यहाँ हमने देखा बच्चे पार्कों में चले जाते हैं, मान लो बाई चांस बिजली चली गई। अब ऐसे में हमारी आदतें ऐसी हैं कि बिल्कुल जी शर्ट भी उतार देंगे, बनियान में बैठ जाएंगे, सारा आधे से ज्यादा शरीर नंगा हो गया, ठीक है ना। और मच्छर को जो है काटने के लिए हमने आराम से मौका दे दिया। तो कई बार हमारे जो तौर तरीके हैं, हो सकता है किसी न किसी समस्या की वजह से है, तो वो भी हमें परेशान करते हैं। और खास तौर पे बच्चों के बारे में उनको पूरी बाजी, जैसे डॉक्टर विग सर ने बताया, डॉक्टर काबरा सर ने बताया कि उनको पूरी बाजू के पतले कपड़े पहनाए। हमने कई बार ऐसे देखा है पूरी बाजू के तो पहना दिए और सर्दियों के और मोटे कपड़े पहना दिए, और उससे बच्चे को गर्मी नहीं लगेगी क्या? वो तो परेशान होगा। तो इन चीजों का भी ख्याल रखना है। पतले से पतले कपड़े, सब ज्ञान तो सबको है, पर करने में और जानकारी होने में बहुत फर्क पड़ जाता है, वो बहुत जरूरी है। और ये जितने भी रात को यूज तो करते हैं, आजकल एक और बड़ी अच्छी चीज आ गई है, रैकेट आता है बिजली का, ठीक है ना। उसको चार्ज कर दिया और कम से कम सोने से पहले जो है, जहां जहां भी मच्छर के बैठे होने की संभावना है, वहां हमने उसको घुमा दिया, तो तर की आवाज आती है, तो पता चल जाता है कि कितने मच्छर हमने मार दिए। तो वो भी एक बड़ी अच्छी जगह एक चीज है, और उससे जो है मतलब नुकसान हमें लगता है नहीं होता। बाकी तो हमारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, ऐसे कोई आपके सवाल होंगे तो इसके बारे में वो जवाब देंगे। एक चीज और है, बहुत बार हम जो है बहुत पैसा बाकी चीजों पे खर्च कर देते हैं, और घर के जो दरवाजे पे जाली नहीं लगाते, जो कि बहुत जरूरी है, वो लगानी चाहिए। एक चीज मैंने आम देखी है कि जो भी हमारे किचन के एग्जॉस्ट फैन होते हैं, उसके ऊपर जाली नहीं लगी होती, और वो एक बड़ा मेन जरिया है मच्छर को उधर से आने का। तो उसके ऊपर भी यदि कोई आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि जाली लगा दें और उसके बाद पंखा लगाएं, तो वो एक बड़ा अच्छा एक तरीका है कि आपको घर में मच्छरों का प्रवेश नहीं होगा। और बाकी आप मॉस्किटो जो ये जो है कॉयल है या ऑटोमास है, ये तो आप इस्तेमाल करते ही हैं, और आप सबको पता है कि ये मच्छर भगाने में कामयाब होते हैं। तो कई बार हम ऐसा कहते हैं कि यदि किसी घर में कोई मरीज आ गया, बन गया डेंगू का, तो हमें चाहिए कि कम से कम 5-6 दिन या 7-8 दिन जो उसको मच्छरदानी में सुलाएं। क्यों? कि वो बंदा इन्फेक्टेड है, उसको कोई भी मच्छर आके काटेगा, जो इन्फेक्टेड नहीं है वो
इन्फेक्टेड हो जाएगा, और जब वो हो जाएगा तो इतनी तो कईयों के घर में जगह भी नहीं है, बेड भी नहीं है कि हर बेड पे मच्छरदानी लगे और हम सारे लोगों को बचा लेंगे, तो वो जो है फिर दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट। तो मरीज को जब भी पता चले कि डेंगू के लक्षण आए हैं तो उसको 5-6 दिन या और थोड़ा सा 7-8 दिन जो है उसको इसमें सुलाएं, ताकि वो जब फैलाने का काम है बाइट से, वो कम से कम उसको हम रोक सकें। और ये तो एक चीज और बताना चाह रहा था कि ये जो भी जिम्मेदारी है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं या आप लोग जो यहाँ बैठे सुन रहे हैं, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये सारे समाज की जिम्मेदारी है। और आपने जिसने भी ये वार्तालाप सुनी है या सुन रहे हैं प्रोग्राम, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 5-5, 10-10 लोगों को जाके बताओ कि हम आज ये सीख के आए हैं मेडिकल से, और उनको ज्ञान दो ताकि वो भी अपनी लाइफ में थोड़ी सी अच्छी आदतें अपना सके और अपने आने वाले समय में परेशानियों को दूर कर सके। ये एक हेल्पलाइन है जो हम चलाते हैं, तो इस पे कोई भी यदि किसी को कोई सवाल पूछना होता है तो हम इस हेल्पलाइन पे जवाब देते हैं। अभी इसको 1-2 दिन और लगेंगे इसको शुरुआत होने में, तो ये आप नंबर नोट कर सकते हैं। बाकी अभी लेक्चर के बाद आपको हर एक को एक बुकलेट दी जाएगी, बड़ी सिंपल भाषा में लिखी गई है, वो आप ले जाइएगा, उस पर भी ये नंबर दिया हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much, sir, for that very informative talk. And prevention and control of dengue is key to save lives. So moving forward, our next speaker, Dr. Tanu Jain. She is Director of National Center for Vector-Borne Disease Control, DGHS, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Ma'am will be talking on various aspects that have been made for controlling dengue in India. Ma'am, please. Namaskar. Dr. Vig, Dr. Sharma, I think, had to leave for some important matter. Dr. Kabra and Dr. Anil, and also from PGI Chandigarh. So thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एम्स का, कि हमारे साथ एक सहयोग में ये लेक्चर, मुझे जैसे मैंने अभी बहुत रिसेंटली वेक्टर-बॉर्न प्रोग्राम ज्वाइन किया है, तो ये जो नेशनल डेंगू डे है 16 तारीख को था, आप लोग सब अवेयर हैं नेशनल डेंगू डे था 16 तारीख को? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाएं। 16 मई को सबको अभी पता चला है या पहले से पता था? पहले से पता था, तो दैट्स वेरी गुड। सो क्लैप फॉर योरसेल्फ, सब लोग अपने लिए ताली बजाएं, और अगले साल भी याद रखें और अपने फैमिली मेंबर्स को भी याद दिलाएं कि नेशनल डेंगू डे आता है 16 मई को। तो ये नेशनल डेंगू डे जो मई में है, इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था अराउंड 2016, एंड इसका रीजन ही ये था कि हम जितनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, जैसे कि प्रीवियस स्पीकर्स ने बोला कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। मच्छर क्या डॉक्टर को काटता है उसकी वजह से परेशानी होती है, या आपको काटेगा या आपके परिवार वालों को काटेगा उसकी वजह से परेशानी होगी? क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको? कर सकते हैं, हाँ या ना? सब लोग बोलें प्लीज। कर सकते हैं, बट नहीं कर पाते हैं। हर साल इतने केसेस होते हैं, तो क्यों होते हैं? जैसा कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर अनिल ने बताया कि इसलिए होते हैं कि जानकारी में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बार जाएं और इस मैसेज को वाइडली पर्कुलेट करें, जितने लोगों को आप बता सकें बताएं। और आज सब लोग जाके एक प्रण लें कि अपने घरों में और आसपास देखेंगे, स्पेशली दिस मंथ, और जुलाई में मुझे बताया गया है कि डेंगू एंटी डेंगू मंथ होता है। एनीवेज जून भी है, जुलाई भी है, ये सारे मंथ्स जो है वेक्टर ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग प्लीज अपने अपने घरों में जाएं और चेक करें कि कौन कौन सी ब्रीडिंग साइट्स हैं जो आपको इस लेक्चर के दौरान बताई गई हैं। एक और चीज मैं बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन आई वांट टू नो इज, कितने लोगों को यहाँ डेंगू हुआ है? कुछ लोगों को हुआ है, कुछ लोगों की फैमिली में हुआ होगा डेंगू, या किसी को जानते होंगे जिसको डेंगू हुआ है। तो देखा होगा कि ये कोई बहुत अच्छी बीमारी नहीं है, तो हम सब इसी से बचना चाहेंगे। और गवर्नमेंट के पूरे एफर्ट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाएगी जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा। सो आई विल जस्ट स्टार्ट माय टॉक वेरी ब्रीफली। मुझे ज्यादा कुछ बोलने को बचा भी नहीं है, बिकॉज सारा कुछ कवर ही हो गया है। आई विल जस्ट इन्फॉर्म यू कि एक सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या होती है? ये डिजीज होती है जो मच्छर के काटने से फैल रही है। कोई वेक्टर है, मच्छर के काटने से फैल रही है। उसमें जो 3 डिजीजेज हैं वो पैरासिटिक डिजीजेज हैं, और 3 जो हैं वायरल डिजीजेज हैं। तो जैसे पैरासिटिक डिजीजेज में मलेरिया है, फाइलेरिया है और कालाजार है। कई लोगों ने नाम सुने होंगे फाइलेरिया और कालाजार के, कई लोगों ने नहीं भी सुने होंगे, बट डजंट मैटर। ये टॉपिक आज का हमारा सिर्फ डेंगू पे है,
बट हम जब डेंगू की बात करते हैं तो जो डेंगू का मच्छर है वही चिकनगुनिया भी कॉज करता है, जापानीज एनकेफ्लाइटिस भी करता है और जीका भी करता है। जीका के भी कई बार केसेस हुए हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का एक सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी डिजीजेस पे काम करता है। अब हम सिर्फ एडीज बॉर्न डिजीज की बात करेंगे। जो ये मच्छर आपको दिख रहा है, आप इसको देख रहे हैं मच्छर को, ये दिख रहा है ना बड़े अच्छे से। इसकी क्या स्पेशल चीज दिख रही है आपको, कोई बताएगा? इसको क्या कहते हैं इस मस्किटो को? टाइगर मस्किटो, मतलब नॉट सलमान खान बट टाइगर मस्किटो। वाई? बिकॉज उसकी स्ट्राइप्स होती हैं, राइट, वाइट स्ट्राइप्स होती हैं। तो ये बड़ा इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं आप लोग, बट इसको पनपने नहीं देना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या है कि जैसा कि प्रीवियस स्पीकर्स ने बताया कि ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग आर्बोवायरल डिजीज है, बहुत इंक्रीज हुआ है। पिछले सालों में देखा गया है कि डेंगू के केसेस में बहुत इंक्रीज हुआ है। हमारी कंट्री में लद्दाख को छोड़ के हमें हर जगह से रिपोर्ट आती है कि केसेस होते हैं, हर साल रिपोर्ट आती है और केसेस होते हैं। और हर साल हम लोगों की पूरी मेहनत रहती है स्टेट्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके कि हम इस साल डेंगू को ज्यादा ना होने दें। पर बड़े सारे कारण हैं जो हमारी कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर अनिल ने बताया कि जब हमारी ये बारिश हुई इस बार, उसके बाद जो है बहुत केसेस बढ़े दिल्ली में। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हमें ब्रीडिंग कैसे रोकनी है। तो ये आपने सारे लोगों ने बता ही दिया आपको कि ये पर्सन टू पर्सन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट से फैलता है। और ये मच्छर के काटने के 3 दिन से लेके 14 दिन तक के टाइम में आपको बुखार आता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी मच्छर ने काटा तो अभी बुखार आ जाएगा। तो इधर अगर आप देखेंगे कि डेंगू की सिचुएशन कंट्री में 2010 से क्या है, तो आपको दिखाई देगा कि केसेस तो बहुत बढ़े हैं लेकिन डेथ्स कम हुई हैं। डेथ्स पहले बहुत होती थी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ केसेस, बट डेथ्स हमें बहुत कम रिपोर्ट होती हैं आजकल, क्योंकि डेंगू की मैनेजमेंट बहुत बेटर हो गई है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स को पता चल गया है, कुछ अवेयरनेस जनरल पब्लिक में हो गई है। जैसे डॉक्टर विग ने बताया कि आपको सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है। सर मैंने देखा है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब भी अभी बुखार होता है लोगों को, तो लोग वाकई में कॉम्बिफ्लैम या बाकी और कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ना लेके पैरासीटामोल प्रेफर करते हैं। सो ये एक अच्छा मैसेज है। तो आप प्लीज ये मैसेज फिर से पर्कुलेट करें। इसकी वजह से क्या है, कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो जाते हैं और डेथ्स में हमें कंट्रोल मिलता है। क्या रीजन हमें लगता है रहा होगा कि डेंगू इतना बढ़ा है? ऑफ कोर्स सारे लोग कहेंगे रैपिड अर्बनाइजेशन है और अर्बन होने के साथ साथ वाटर की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम होती हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्लास्टिक का यूज बढ़ गया है। अब प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, जैसे आपने बताया कि बोतलें खाली होती हैं, लोग नहीं फेंकते हैं, रख लेते हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये तो रीजंस हैं ही, बट हम लोगों के जो प्रोग्राम है उसके बहुत ज्यादा एफर्ट्स चल रहे हैं स्टेट्स के साथ में, उसकी वजह से रिपोर्टिंग भी बहुत बेटर हुई है। तो पहले जैसे कि डेंगू के केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी सेंटिनल साइट्स हैं, तो उनके जरिए हमारे पास रिपोर्टिंग भी बेटर हो गई है। तो हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे सारे क्लिनिशियन से भी, फिजिशियन से भी, कि जितना भी हो सके हमको बेटर रिपोर्टिंग दें, सो दैट वी कैन हैव बेटर कंट्रोल मेजर्स। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो कम्युनिटी ओनरशिप बहुत कम है। जैसे सर ने भी बताया पीछे कि आपके घर में लोग आते हैं, आप कहते हैं अभी हम बिजी हैं, हमें स्प्रे नहीं कराना, तो आप नहीं कराते हैं, बट वो कभी कभी हमारे लिए एक बहुत ही नुकसानदेह चीज भी हो जाती है। इसके बाद ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, जो 16 मई को हम डेंगू डे करते हैं और पहला डेंगू डे 2016 में हुआ था। और इसका मतलब ही ये था कि हम चाहते थे कि एक प्रिंट और डिजिटल और सोशल मीडिया में इसकी बात चले ताकि लोग ओनरशिप अपने आप लेना शुरू करें। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो नेशनल डेंगू डे पहला हमारा सेलिब्रेट हुआ था उसकी हैं। इसके बाद ये डिफरेंट स्टेट्स, एक्चुअली वी राइट टू ऑल द स्टेट्स, हम सारे स्टेट्स को लिखते हैं कि 16 मई को आप लोग डेंगू डे ऑब्जर्व करें, और सारे स्टेट्स जो जो एक्टिविटी करते हैं वो उसकी रिपोर्ट्स हमारे साथ नेशनल प्रोग्राम में शेयर करते हैं। आई थिंक ये सारा मैं बताने ज्यादा नहीं कुछ बताऊंगी। मैंने आपको मच्छर के बारे में बता दिया, आपको फ्लाइट रेंज के बारे में पता है, बाइट के बारे में पता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज अ डे बाइटर। जैसे अर्ली मॉर्निंग में बाइट ज्यादा करता है और थोड़ा इवनिंग के टाइम में ज्यादा बाइट करता है, तो आपको ये भी केयरफुल रहना है कि आपको उस वक्त, स्पेशली रात में तो हम लोग फिर भी केयरफुल हो जाते हैं, गुड नाइट खोल लेते हैं, पंखा तेज चला लेते हैं, मच्छरदानी में सो जाते हैं, बट डे टाइम में हम केयरलेस हो जाते हैं। तो इट्स अ डे बाइटिंग मस्किटो, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि डे टाइम में हम लोग वही सारे प्रिकॉशंस लें जो हम रात में लेते हैं। डार्क, ह्यूमिड और जैसे छुपी हुई सी जगह है, वहां पे ये मच्छर ज्यादा पनपता है। और ये जो 2 तरह के एडीज होते हैं, एक एडीज इजिप्टाई होता है, वो डोमेस्टिक एरिया में मतलब घरों के आसपास होता है, और वो एक्चुअली मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, डॉक्टर अनिल ऑलरेडी कवर कर चुकी है। ये छोटी सी एक लाइफ साइकिल है मलेरिया की, डेंगू की। इसमें क्या है, जो इसका एग होता है ना, वो बहुत रेजिस्टेंट होता है।
तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कूलर है या कहीं भी वाटर बॉडी है, तो सिर्फ उसको खाली करना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसका एग अगर नीचे चिपका हुआ रह जाएगा तो फिर वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही उसमें दोबारा से पानी आएगा। तो उसको स्क्रब करके साफ करना है और उसको सुखाना है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसको पलट के रख देना है और टाइम टू टाइम जाके उसको देखना है कि उसमें फिर से पानी तो इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। वेक्टर मैनेजमेंट के बारे में सारी बात आपसे हो ही चुकी है कि वेक्टर ब्रीडिंग कैसे करनी है। ये सब प्रोग्राम की एक्टिविटीज हैं जो हम स्टेट्स के साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। और इसके बाद मैं प्रोग्राम की टेक्निकल गाइडलाइंस पे आती हूँ। हम लोगों के प्रोग्राम की तरफ से बहुत सारी टेक्निकल गाइडलाइंस हैं जो हमने स्टेट्स को भी दे रखी हैं, हॉस्पिटल्स को भी शेयर कर रखी हैं, बट हमें बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत रहती है सारे ही कंट्री से, ताकि हम इस प्रॉब्लम को डेंगू की मिनिमाइज कर सके। क्योंकि इसमें जो है डेथ्स होती हैं, बाकी हमारी वेक्टर-बॉर्न डिजीजेज में डेथ्स इतनी कॉमन नहीं है जितनी डेंगू में बहुत कॉमन डेथ्स होती हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस हम टाइम टू टाइम बनाते रहते हैं वेक्टर कंट्रोल के ऊपर, और इनके ऊपर हमारे प्रोग्राम से ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। तो अगर आपके यहाँ से कोई भी इंटरेस्टेड हो इन सब ट्रेनिंग्स में पार्ट लेने के लिए, तो यू कैन राइट टू अस एंड वी विल डेफिनेटली बी हैप्पी। हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपको हम कुछ ट्रेन कर पाएं और आपसे आगे भी हेल्प ले पाएं। इसके बाद जो हमारे 713 हमारे फ्री डायग्नोस्टिक के सेंटिनल सर्वेलेंस हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस द कंट्री, और एपेक्स रेफरल लैबोरेटरीज हैं 17, जो कि ये डेंगू डायग्नोसिस के लिए किट्स देते हैं। तो ये सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है, ये हम NIV पुणे के थ्रू पूरी कंट्री में प्रोवाइड करते हैं। ये लिस्ट है जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कि फ्री डायग्नोसिस होती है, जिनकी किट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और NCDC जो है वो हमारा एपेक्स रेफरल लैब है। इसके बाद वेरियस IEC एक्टिविटीज आर देयर जो हम लोग करते हैं। उसमें एक छोटी सी एनिमेशन फिल्म है, अगर हमारे पास सर टाइम है 2 मिनट का तो हम दिखाना चाहेंगे। 30 सेकेंड्स की एक फिल्म है। कौन सी वाली है अमित? ये वाली है। पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। चार 5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या BP कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। From my side, thank you so much. There is a 10 minutes video also which we will share with you, जो आप बाद में देख सकते हैं। तो प्लीज सब लोग प्रण लें कि इस बार जाके हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि अपने घरों के आसपास एटलीस्ट 10 घर चेक करिए अपने घर के आसपास, जहाँ पे आप ब्रीडिंग ना होने दें और ब्रीडिंग साइट्स को खत्म करने में हमारा सहयोग दें। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जब हमें ऐसी दिक्कतें आती हैं, हालांकि हमने हर इलाके के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और हम उसमें जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो डालते रहते हैं, और हम फिर अपने डायरेक्टर साहब की तरफ से भी एक अपील करवाते हैं, मेल करते हैं, तो उससे भी काफी हमें सहायता मिलती है। क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली यदि रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कई बार लोगों को महसूस होता है भी हमारी गलती है और हम इस पर कुछ अमल करें। अब ये तो एक प्रिवेंशन की बात हो गई। अब मरीज का, जब मरीज आता है, मरीज के रिश्तेदार बहुत पैनिक में चले जाते हैं, तो उस टाइम मरीज को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये डेंगू है, इसका इलाज क्या है। इसमें डॉक्टर संजय जैन जो PGI से आए हैं और मतलब सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर आज की डेट में कंट्री में डेंगू का इलाज करने में है तो डॉक्टर संजय जैन है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो चंडीगढ़ में मेडिसिन के हेड हैं कि अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि इमरजेंसी के टाइम हमें कैसे इसका इलाज करना है, अस्पतालों को कैसे तैयार होना है। धन्यवाद डॉक्टर वेद। ज़्यादातर बातें तो कवर हो चुकी हैं।
डॉक्टर विग ने भी बात की, डॉक्टर काबरा ने बात की। सबसे पहली बात है कि आपको इस बीमारी से डरना नहीं है। डॉक्टर तनुज जैन ने बड़ा क्लियरली आपको बताया है कि आजकल हमारी डायग्नोस्टिक्स और जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज हैं वो इतनी अवेलेबल हैं कि शायद आज मोर्टेलिटी नील के बराबर है। इसमें सिर्फ लोगों से एक ही प्रार्थना है कि बीमारी को बहुत ही एडवांस स्टेज होने से पहले ही मरीज को अस्पताल में ले आए। 80 to 90% ऑफ टाइम्स मरीज बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाएगा अगर उसको पानी की मात्रा ठीक दी जाएगी, उसका बुखार कम किया जाएगा। सिर्फ पैरासीटामोल नहीं, सिंपल चीजें जिसे हम कोल्ड स्पॉन्जिंग या टेपिड स्पॉन्जिंग कहते हैं, पंखे के नीचे बिठाना और पेशेंट को मॉनिटर करना। कुछ साइंस होते हैं जिनको हम वार्निंग साइंस कहते हैं, जिसके लिए ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और अगर इन वार्निंग साइंस में कोई भी साइन प्रेजेंट है तो अस्पताल में भर्ती होना लाजमी है। ये साइन है बार बार उल्टी आना। देखिए, एक आधी उल्टी बीमारी का पार्ट होती है, पर अगर किसी मरीज को बार बार उल्टी आती है, पेट में दर्द होता है खासकर राइट साइड में, वो बंदा लिस्टलेस हो गया है, बिल्कुल ही बेजान हो गया, या उसको बेहोशी की हालत आ रही है, या पेशाब की मात्रा कम हो रही है, या उसका खून किसी भी शरीर के रास्ते से जा रहा है। ये 5 या 6 लक्षण है, मैं रिपीट करूंगा। बार बार वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, बेहोशी आना, पेशाब का कम हो जाना, या बिल्कुल ही बेजान होना। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मरीज को भर्ती करवाइए। जब तक भर्ती नहीं होता तब तक उसको पानी या शिकंजवी बहुत ही कारगर साबित होती है, और जैसे ही अस्पताल में पहुंचता है तो सिंपल आईवी फ्लूइड्स लग सकते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में लोगों की तरह तरह की धारणाएं, प्लेटलेट कम हो गए, कम तो होंगे ही अगर ये डेंगू की बीमारी होगी। 80 to 90% में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख। 1 लाख के आसपास 80 से 90% डेंगू के मरीजों का प्लेटलेट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे प्लेटलेट चढ़ाया जाए। प्लेटलेट्स बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में चढ़ाए जाते हैं, डॉक्टर की सलाह के बाद। या तो उसे ब्लीडिंग हो रही है या एक क्रिटिकल लेवल उसका अचीव हो। डेंगू की बीमारी प्लेटलेट की बीमारी नहीं है, डेंगू की बीमारी लीकेज की बीमारी है, जिसमें शरीर में सूजन। ये सूजन बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में होती है, और जब होती है डॉक्टर सारे इसमें सक्षम है कि उसका इलाज वो ढंग से कर सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मरीज ठीक टाइम पे आएगा तो शायद ही कोई एक बिरला ऐसा मरीज होगा जो एक बड़ा ही मिसफॉर्चुनेट होगा कि भाई उसका इलाज ना होगा। धन्यवाद। जैसा आपने इतने स्पष्ट शब्दों में सुना कि क्या वार्निंग साइंस हैं और कैसे करना चाहिए, डॉक्टर मनीष सुनेजा से मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे हम कहते हैं पानी दो पानी दो पानी दो, टेस्ट कराओ, तो ये क्या मतलब, हमें कितना पानी देना चाहिए मरीज को और टेस्ट कब कराना चाहिए? तो डॉक्टर मनीष सुनेजा बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं इस मामले में। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपना ओपिनियन बताएं। दो बातें। डेंगू का टेस्ट कब करना है और सबको कराना है कि नहीं। जैसे बताया गया कि जब डेंगू के बहुत सारे केस आते हों और लक्षण बिल्कुल डेंगू के हों तो जरूरी नहीं है कि सब में टेस्ट कराया जाए, बट अक्सर ऐसा होता है लक्षण के हिसाब से हम नहीं बता सकते कि ये डेंगू ही है। कई और तरह की बीमारियां भी उसी समय आती हैं, जैसे कि मलेरिया, लेप्टोस्पायरोसिस, स्क्रब टाइफस वगैरह वगैरह, और जिनका इलाज बिल्कुल अलग होता है। अगर आपके डॉक्टर को उसका शक होता है, वो इन्वेस्टिगेशंस, डेंगू का टेस्ट और बाकी टेस्ट एडवाइस करेंगे, और आपको डॉक्टर की एडवाइस ही फॉलो करनी चाहिए। खुद अपने आप टेस्ट नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि पेशेंट अपने आप एक डेंगू पैनल करा लेते हैं जिसमें NS1 और IgM एंटीबॉडी होता है। तो NS1 एंटीजन जो होता है बुखार के पहले 5 दिन के अंदर करना है, उसके बाद IgM एंटीबॉडी। तो बुखार का कितने दिन है उस हिसाब से टेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी दिन जाए, दूसरा दिन का बुखार है लेकिन टेस्ट कर लिया, एंटीजन भी कर लिया, IgM एंटीबॉडी भी कर लिया, इससे सिर्फ पैसा ही जाए होंगे और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपको डेंगू है, पानी खूब पीना है। जैसे प्रोफेसर संजय जैन ने बताया कि लीकेज की बीमारी है, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है क्योंकि पानी
शरीर की धमनियों से निकलता रहता है। तो हमें पानी खूब पीना है, 2 से 3 लीटर, उससे ज़्यादा। लेकिन कई मरीजों में हमें थोड़े सावधान होने की ज़रूरत है। पेशेंट जिनको हार्ट फेलियर है या किडनी की प्रॉब्लम है, वो अपने चिकित्सक के से विचार विमर्श करके ही पानी का अपना कितना क्वांटिटी रखना है डिसाइड करेंगे। अदरवाइज 3 लीटर पानी कम से कम सारे डेंगू के मरीज को पीना चाहिए इनिशियल 5-6 दिन के लिए। तो पहले 5, 6, 7 दिन तो आप 3 लीटर पानी पिएंगे, लेकिन 7वें, 8वें, 9वें दिन जब ठीक होना शुरू हो जाता है और उस तब आप हमें पानी की मात्रा कम पड़नी पड़ती है, बिकॉज फ्लूइड जो बाहर चला जाता है वो वापस आ जाता है। तो जो अब एक चीज है अस्पताल में मच्छर, अस्पताल में जब अगर मच्छर हैं हॉस्पिटल के वार्ड्स के अंदर, तो हमारी जो चीफ नर्सिंग ऑफिसर हैं कमलेश जी और उनकी जो टीम में रेबेका जी हैं, इन्होंने मतलब ये कैसे हैंडल करते हैं मतलब हॉस्पिटल में कि मच्छर ना पनपे, पानी ना इकट्ठा हो वार्ड्स के अंदर। तो कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस? इसका ध्यान रखा जाए कि पानी कहीं पे एकत्रित ना हो, प्लस वार्ड इंचार्ज राउंड लेती हैं हर जगह का, ये देखती हैं कि कहीं पे स्लूस रूम में या ट्रीटमेंट रूम में कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा हो। सैंपल जो अनयूज सैंपल बॉटल्स हैं उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना, प्लस वीक में एक बारी जो हमारा फ्रिज है उसकी जो ट्रे है उसको हम निकालते हैं, उसको साफ करके फिर से लगाते हैं, ताकि कोई ऐसा क्षेत्र ना हो जहाँ पे, जैसे डॉक्टर अनिल गोस्वामी ने बताया, जहाँ पे मच्छरों का प्रजनन होता है। थैंक यू वेरी मच। जो एक इशू उठता है कि नई बिल्डिंग बन रही है या पुरानी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें हमारे मतलब इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है और उनको बार बार सैनिटेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि प्रॉपर राउंड्स हों, और कई बार तो बेसमेंट में पानी इकट्ठा शुरू हो जाता है। तो उसको वो मतलब इंजीनियरिंग की क्या प्रॉब्लम्स है, वो कैसे हैंडल करते हैं? क्या सुदेश जी हमारे साथ हैं? मिस्टर सुदेश हैं, मिस्टर सुदेश जैन। तो मिस्टर सुदेश जैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करता है, बिकॉज इसको प्रिवेंशन ही ओनली तरीका है। सर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हम प्रिवेंशन के लिए जो है इस साइट पे जो राउंड लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे है कुछ तो अनइवन सरफेसेस होते हैं, पिट्स होते हैं जहाँ पे पानी भर जाता है, तो उसको हम रेगुलर साफ करवाते हैं, उसको भरवाना होता है तो भरवा देते हैं। कुछ साइट्स पे जो क्या ड्रम वगैरह में भी पानी इकट्ठा करके रखते हैं क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में यूज होना है, तो वो अगर रेगुलर अगर यूज हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको कोशिश करते हैं कि ऐसे कोई ड्रम ना हो और इन सबको देखते हैं। वहाँ पे साइट्स पे बहुत सारी लेबर्स होती हैं और आजकल जो हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल का बहुत ज्यादा यूज है, तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे रेगुलर क्लीनिंग हो, क्योंकि डिस्पोजेबल जो है एक कप भी चाय पी है अगर उसमें पानी इकट्ठा हो गया और वो स्टैग्नेंट रह गया तो वहाँ पे ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। तो वो हम थोड़ा इस तरह की क्लीनिंग वहाँ पे अवेयरनेस जनरेट करते हैं कि सारे जो लेबर हैं वो भी इस चीज का ध्यान रखें। इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि हमारे रेसिडेंशियल कैंपस से ही केसेस ज्यादा आए हैं। हॉस्पिटल एरिया में तो क्लीनलाइनेस हमारी काफी अच्छी है, तो रेसिडेंशियल कैंपस जो है उसमें जैसे हॉट और ह्यूमिड सीजन हुआ तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम मनाली चले गए, मसूरी चले गए मामा नानी के यहाँ, तो उसमें ये होता है कि हम अपने घर का लॉक अच्छा लगाएंगे, हम एमसीबी डाउन कर देंगे, पर हम कभी भी अपने कूलर का पानी निकालना नहीं हो। अब 5-6 दिन अगर हम नहीं आए तो उसमें ये हुआ कि वहां पे ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमें एक अवेयरनेस वो रखनी चाहिए कि हम अपने कूलर की रेगुलर क्लीनिंग तो जो कर रहे हैं, पर जब हम घर बंद करके जा रहे हैं तब उसका पूरा पानी निकाल के नहीं जा रहे हैं, और टाइम टू टाइम हम उसमें कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, तो आजकल शायद पेट्रोल पंप से मिलता नहीं है, तो हम वो लेके उसमें 2 बूंद पोर करते हैं तो उससे ब्रीडिंग रुक जाएगी। तो ये सारी जो हम प्रिवेंशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हम इनमें विजिल जो है हमारे कैंपस के अंदर हम करते हैं। हमारा एक सर्कुलर भी इशू होता है कि किस तरह से हम इसको प्रिवेंट करें, और रेगुलर वो सर्कुलर हमारा जाता है सबके पास। इसके अलावा हमारे साइट पे जितने भी इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियर से एक वीकली रिपोर्ट हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास तक आती है। हमारे एक नोडल ऑफिसर हैं इस सारे काम के लिए, वो देखते हैं, तो हर साइट से हर इंजीनियर की एक वीकली रिपोर्ट आती है जिसमें हम ये सारा कुछ देखते रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर, इसमें थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा। इस बार आप एक नई चीज कर रहे हैं कि जब भी हमारे स्टूडेंट्स अपने घर जाएंगे
तो वो एक अपने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को एक अंडरटेकिंग दे के जाएंगे कि हमने कोई भी ऐसी वाटर बॉडी या वाटर कलेक्शन अपने रूम में नहीं छोड़ा ताकि उसमें जहाँ पे ब्रीडिंग होने की संभावना हो। तो इस बार हम ये नई चीज करने जा रहे हैं। सो ये हॉस्टल्स का, रेजिडेंशियल कैंपसेस का और हॉस्पिटल का, इन तीनों एरिया का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डॉक्टर तनु हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, मतलब अब डेंगू का हमें किसको आने नहीं देना, क्या मतलब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और जितने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, जितने भी क्लब्स हैं, या जितने भी आपको लगता है एरियाज में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन आपके जो आजकल शादियां का सीजन आएगा, जून या जुलाई से आना शुरू होगा, तो ये जो सारी एक्टिविटीज होती हैं तो कम्युनिटी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ऑल RWAs। इनफैक्ट ये होती भी हैं एक्टिविटीज, बट जब RWA ये एक्टिविटी करते हैं तो हमने ये देखा है कि बहुत रेजिस्टेंस होती है। प्लस जैसे सर इंजीनियरिंग की बात हो रही थी, तो जहां मैं रहती हूँ लोधी रोड पे, तो मेरे को एक प्रॉब्लम आती है वहां पे कि जो आजकल इंजीनियरिंग में एक्सेस नहीं बना रखी है उन्होंने रूफ टॉप पे, तो रूफ टॉप पे जो टैंक्स होते हैं उनकी जब लिड हट जाती है एंड देयर इज नो एक्सेस, इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, तो वो एक इशू आता है इवन फॉर वर्कर्स टू गो एंड चेक की ब्रीडिंग हम कैसे चेक करें। तो उसमें वेलफेयर एसोसिएशंस कैन प्ले अ ह्यूज रोल, चाहे वो हॉस्पिटल्स की हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशंस की हो। और इसका सिर्फ वेलफेयर एसोसिएशन का ही वेट नहीं करना है। जैसे आप लोग सब बैठे हैं, आप वॉलंटियर भी तो हो सकते हैं, यू कैन वॉलंटियर एंड एवरीबडी विल बी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ यू। सो आप लोग प्लीज अपने अपने लेवल पे कोशिश करें कि जहां भी आप रह रहे हैं यू कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट बहुत अच्छी एक सेइंग है कि इफ यू थिंक अ पर्सन कैन नॉट, मतलब वन पर्सन कैन नॉट मेक अ डिफरेंस, देन ट्राई एंड स्पेंड अ होल नाइट विद वन मस्किटो अंडर अ मस्किटो नेट, इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो वन पर्सन अगर परसिस्टेंट होगा तो आप अपनी कम्युनिटी को भी इंगेज कर पाएंगे और आप डेफिनेट चेंजेस ला पाएंगे। आई एम वेरी श्योर कि आज आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आई एम श्योर कि 10 टाइम्स ज्यादा लोग हमें सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम में, आप अपनी अपनी कम्युनिटी में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर। जस्ट वन इन्फॉर्मेशन आई हैव कि हमारे जो ऑफिस से लोग आए हैं उन्होंने एक छोटा सा एग्जीबिशन बाहर लगाया है जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि एग्स कैसे दिखते हैं, लार्वा कैसा दिखता है, अडल्ट मस्किटो कैसे दिखता है, किस तरह ब्रीडिंग होती है, वो पूरी एक लाइफ साइकिल पे है। तो आप लोग जाते वक्त प्लीज जरा 5 मिनट का टाइम वहां लगा के जाएं। थैंक यू। अगर आप देखेंगे तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है और मुझे ही अपना ख्याल रखना है। मैं अपना ख्याल रखूंगा तो मैं अपने नेबरहुड का ख्याल रखूंगा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखूंगा, तभी मैं अपनी कॉलोनी का ख्याल रख पाऊंगा। तो हमें सबको मिलकर लड़ना है। मैं डॉक्टर राधिका, डॉक्टर अंकेश, डॉक्टर सतीश, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतनी मेहनत की।